नमस्ते दोस्तों। हमने कल वीडियो भाग 1 में अपने 8वीं किताब के अंदर जो पाठ है दोस्तों, 8वां पाठ पूर्ण विश्राम, और लेखक है उसके सत्यकाम विद्यालंकार जी। इसका पहला भाग हमने देखा था। तो अब वीडियो क्रमांक 2 में हम उसका पूरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। तो उसके पहले भाग में हमने जो देखा था दोस्तों, लेखक ने इस पाठ को पूर्ण विश्राम यह नाम तो दिया है, पर समझाया है कि पूर्ण विश्राम यह नाम क्यों। क्योंकि हमें पता है कि हमें पूर्ण विश्राम मिलता ही नहीं। कितना भी अगर हमने समय निकाला और 2 दिन की छुट्टियां लेकर अगर बाहर घूमने चले भी गए, तो अनायास ऐसे घर की कुछ उलझने, बाधाएं, परेशानियां हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में चली जाती है, तो वहाँ से हमें उल्टे पांव लौट कर आना पड़ता है दोस्तों। लेखक ने आज समाज में परिवर्तन हो रहा है, लोगों को जरा भी फुर्सत नहीं मिल रही है। लोगों के जीवन शैली की आपाधापी में, भागदौड़ में, परेशानियों में उन्हें अपने खुद को विश्राम करने की फुर्सत नहीं मिलती। जैसे ये कहानी हास्यभरी है, व्यंग्यात्मक है। हमने एक उदाहरण देखा था दोस्तों, जैसे खरगोश के सिंग। तो खरगोश मतलब ससा। हमें मालूम है कि खरगोश को सिंग नहीं है, फिर भी एक कहने का तरीका, एक पद्धत, जिसे हम व्यंग्य कहते हैं, उपहासात्मक कहते हैं, यानी कि उसे हास्य भरी कहते हैं। लेखक ने यही बात हमारे सामने इस पाठ के द्वारा स्पष्ट किया है कि समाज में आज पूर्ण विश्राम मिलता ही नहीं। तो बड़े बड़े महाशहरों का, बिग सिटी है, उसका उदाहरण दिया है दोस्तों लोगों को, कि वहाँ पर लोगों की जीवन शैली में बहुत भागदौड़ होती है, जीवन की आपाधापी होती है। अगर फुर्सत उन्होंने समय निकाला, जिससे हम फुर्सत कहते हैं, पूर्ण विश्राम, रिमेनिंग टाइम, हावला वेळ, विरंगुड़ा मराठी में कहा जाता है उससे, कि हमें अपने काम के लिए, अपनी थकान दूर करने के लिए, शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हर एक व्यक्ति को या प्राणी को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। तो लेकर डॉक्टर के यहाँ जाकर उनका परामर्श लेकर उनकी सारी तबीयत चेक करने के बाद, जब डॉक्टर कहते हैं कि कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं विश्राम करने के हेतु, तो उन्होंने, लेखक ने 2 दिन की छुट्टी मंजूर करवाने के बाद जू के बीच पर जाने की उन्होंने तैयारी की और अपने बीवी को अपने कामों में हाथ बटाया, सहकार्य किया। सहकारिता उनका मूल मंत्र था दोस्तों। तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं। साथ में जब उन्हें चाय की आदत होती है, चाय करनी देते हैं, तो उनका स्टोव भी काम करता नहीं, ये भी हमने देखा है। घासलेट भर में समय चला जाता है, धोपनी करने में हमारा समय चला जाता है। तो यह सारी घटना के बाद आखिर उनका चाय का प्रबंध कैंसिल हो जाता है। तो सारा ही प्रबंध व्यवस्था करने के बाद वो जब निकलते हैं, तो अनायास लेखक के मन में घरेलू उलझने, घर की चिंता, घर की फिक्र हमेशा उनके दिमाग में, मस्तिष्क में चलती रहती है। और अनायास उन्हें याद आ गया कि घर के अंदर की जो खिड़की है, अंदर की जो चिटकनी है, वो हमने लगाई है या नहीं। लेखक को लगता है कि मैंने मेरे हाथों से उसे बंद किया है, पर ये भी वो जानते कि न जाने अगर गलती से खुली रह गई तो यह परेशानी की वजह से लेखक इतनी पूरी तैयारी करके वहाँ गए भी, तो अनायास उनके परेशानी के कारण, घरेलू उलझनों के कारण
उन्हें वहाँ से उल्टे पाँव लौट आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो यही भाव लेखक ने इस कहानी में समझाया पूर्ण विश्राम के माध्यम से। अब आगे की कहानी हमें कहाँ ले जाती है दोस्तों, ये हम देखते हैं। तो कहानी को हम देखने से पहले पेज नंबर 20 पर आधारित तीसरा पैराग्राफ, वहां से हम शुरू करने वाले दोस्तों। गुलबन तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। देखो कि उनके पहनने के जो कपड़े थे वह भी उसको रखने के लिए कहा, गुलबन भी रखने के लिए कहा, जो उन्होंने कश्मीर से लाई थी ठंड से बचने के लिए। जहाँ जुहू पर ठंडी हवा चलती है, सर्द ठंड होने के कारण यह गुलबन जो है यह हमें उसे राहत मिलती है, आराम मिलता है, चैन मिलती है दोस्तों। तो वो भी रखने के लिए उन्होंने कहा है। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा, वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड, जिससे तुम पैड कहते हैं, लिखने के लिए जो हमें लकड़ी का या कांच का बनाया हुआ होता है, स्टील का होता है, वो पैड जो हम इस्तेमाल करते हैं पेपर लिखते समय, वो पैड भी रखने के लिए कहा है उन्होंने। राइटिंग पैड का क्या करोगी, उन्होंने लेखक ने पूछा अपनी पत्नी से, उस पैड का क्या काम है, क्या करोगी। तो उनकी पत्नी कहती है, कई दिन से माँ की चिट्ठी आ पड़ी है, जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। देखो माँ का खत आने के बाद तुरंत उससे जवाब देना था, पर फुर्सत नहीं मिली, समय न मिला। तो वहाँ अगर हमें फुर्सत मिलेगी पूर्ण विश्राम करते समय, तो माँ को उसका उत्तर मैं लिख सकती हूँ। तो दोस्तों पहले ज़माने की बात है कि जहाँ पर फ़ोन की सुविधा नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, तो इसे पत्र द्वारा, लिफाफे द्वारा संदेशा भेजना पड़ता था, कि जो 2-1 दिन के बाद टपाल की व्यवस्था से, जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं, उसके माध्यम से हमें वह मिल सके, जिसे हम डाकिया भी कहते हैं दोस्तों। देखो, और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे। देखो तो माँ की जो चिट्ठियाँ आई है उसे पढ़कर उसका जवाब मुझे देना है, तो भी साथ में रख लो। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। शब्द है दोस्तों यहाँ पर भुगतान करना, मतलब पैसे भरना। चाहे हम LIC में हम जाते हैं, लाइट बिल के ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ जो हम उसका बिल भरते हैं, पेड करते हैं, बिल चुकता करते हैं, तो उसे कहते हैं भुगतान करना, पैसे जमा करना, पैसे चुकाना। तो देखो वहाँ विश्राम करने जा रहे हैं, फिर भी घर के बहुत सारे काम जो बाकी थे, अधूरे थे, वो आप पूर्ण करने के लिए वो लेकर जा रहे हैं। सोचो वाला, ऐसी अवस्था में भी वहाँ उन्हें विश्राम मिल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो बचे हुए काम है जो उनके बाकी थे, वो वहाँ पर फुर्सत निकाल कर वहाँ पूर्ण करना चाहते हैं, तो वहाँ विश्राम मिलना बहुत नामुमकिन है, कठिन है। देखो उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। देखो धूप होने के कारण जो छाता है हमारा, जो हमें धूप से बचाता है, हम पर छाव करते रहता है, तो वो भी रखने के लिए कहा है। अच्छा बाबा रख लूँगा। और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, जो हम अपने शरीर को लगाते क्रीम, तो वो भी उन्होंने रखने के लिए कहा है। शाम तक छाले न पड़ जाए चेहरे को। देखो वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, खुला वातावरण है, रात के समय ठंड भी पड़ती है और दिन में बड़ी कड़ी धूप भी पड़ती है। श्रीमती जी कहती,
तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। देखो, उन्हें याद आया भी नेल कटर, यानी कि नेल कटर का काम होता है अपने हाथों के पैरों के नाखून काटना। देखो दोस्तों, तो उन्हें नाखून काटने की भी फुर्सत घर नहीं मिल रही है, और यह बाकी बचे हुए सारे काम वो अपने निकाला हुआ 2 दिन का जो समय है पूर्ण विश्राम का, जूहू की चौपाटी पर जाने का, वहाँ वो काम पूरा करना चाहते हैं। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। देखो, उनकी आवश्यकता थी नेल कटर की, फिर भी वह इतने ढूंढने के बाद उन्हें मिल नहीं रहा है। नेल कटर ढूंढने में उनका समय वहां पर जा रहा है। दोस्तों, मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें रख लो। ये वाक्य किसने किसे कहा के लिए दोस्तों? जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें रख लो। उस पर निशान करो, अंडरलाइन करो कि विधान किसने किसे कहा के लिए है। तो लेखक ने अपनी पत्नी से कहा है। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत में समालोचन कर दूंगा। देखो, उन्हें जानना था, उन्हें चेक करना था, छानबीन करनी थी वो किताबों की। तो बहुत दिनों से आने के बाद भी घर समय न मिलने के कारण उनका समालोचन नहीं हो सका था, और वह भी करना चाहते हैं। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। लेखक के मन में कविता रचने की धुन सवार थी। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कतरने यानी कि हमारे कुछ कागज जो हमें कुछ कविताएं, कुछ पाठ लिखने के लिए, हमें याद रखने के लिए रखते हैं पास में, तो उन्होंने सारे रख लिए। उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। देखो, काव्य प्रेरणा कि काव्य करने की बुद्धि, शक्ति और जूहू पर जो मिलेगी निसर्ग में, वातावरण में, परिसर में, पर्यावरण में, तो इससे बढ़कर और जगह कहीं नहीं है। तो उन्होंने काव्य प्रेरणा की कल्पना सोचने के लिए और सारी प्रबंधता व्यवस्था उन्होंने नियोजन वहाँ पर कर लिया था। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूहू पहुंचे। आखिर वे जूहू चौपाटी पर जा पहुंचे दोस्तों, तैयारी के साथ। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। विचरते रहना मतलब घूमना, सोचना कि 5-7 मिनट तक हम वहाँ पर सारा वातावरण, परिसर और देखने लगे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े, और जाने के बाद, जो पर जाने के बाद, थोड़े विश्राम के बाद वह दोनों भी समुद्र में नहाने के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। आप देखते हैं दोस्तों, आप में से बहुत से छात्रों ने मुंबई के चौपाटी पर, जूहू की चौपाटी पर जाकर आपने सारी मजा, उनका आनंद लिया भी होगा और देखा भी होगा। तो अपने जैसे कई लोग, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी अपने मुंबई शहर में विश्राम करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपना भारत देश निहारने के लिए, देखने के लिए चल आते हैं। तो वैसे उन लोगों में ये भी शामिल हो गए। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। देखो, समुद्र की लहरें जो लाट आती है, समुद्र की लहरें आती है, तो ऐसी जो ऊंची लहरें, तो ऊंची लहरों के ने लेखक और उनकी पत्नी को पूरे पानी के अंदर ढक लिया। इतनी उनके ऊपर वो लाट थी, ऊंचाई पर, कि जो उनसे ढक गए थे। देखो, लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई।
कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया कर दिया था या नहीं। देखो, अब देखो, समुद्र के नहाने का वो आनंद ले रहे थे, पर न जाने उन्हें अनायास घर के विचार उसके मस्तिष्क में आ गई और लेखक को कहा दिया उसने कि अपने वो चिटकनी को लगाया है या नहीं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अब लेखक ने कहा, अब मुझे इतना अब याद नहीं कि मैंने लगाई है या नहीं, शायद लगाई भी होगी और शायद रह भी गई होगी। इस प्रकार की चिंता दोनों को परेशान करने लगी। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा। देखो, फिर से उसके मन में तरह तरह के विचार अब आने लगे और वह आनंद लेना तो दूर, घर के सारे विचार परेशानियां उन्हें बेचैन करने लगी। अगर खिड़की की चिटकनी लगी होगी तो ठीक, नहीं तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, उदास हो गई। अगर खुला रह गया होगा तो न जाने कुछ भी हो सकता है, जिसे चोरी का डर रहता है दोस्तों। न जाने क्या होगा। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसू का समंदर ही बह पड़ा। देखो, जैसे मैंने उससे कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा, तो इतना कहते ही उनके पत्नी की आंखों में आंसू आने लग गए। और भी लेखक, उनका पति और भी परेशान हो गया, सारा आनंद किरकिर हो गया। देखो दोस्तों, उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। बस एक ही दिमाग में विचार कि अगर वो खिड़की चटखनी खुली होगी तो क्या होगा, अगर खिड़की खुली रह गई होगी तो न जाने तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगे। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी दोस्तों, वो बेचैन होती जा रही थी। अगर खिड़कियां खुली रह गई तो न जाने घर के यहाँ पर घर में कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें उनका आनंद वो नहीं उठा ले सकते हैं। सारी परेशानियां उनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में घूमने लगी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। देखो दोस्तों, लेखक ब्लड प्रेशर के पेशेंट होने के नाते वो दवाइयाँ लेते थे डॉक्टर से, उनका परामर्श भी हुआ, सलाह ली कि अब उनकी तबीयत ठीक है कि आप 2 दिन की छुट्टी के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। पर यहाँ घूमने आए तो दिल की धड़कन कम करना तो दूर, उल्टी उनकी धड़कनें बढ़ गई दोस्तों। केवल परेशानी की वजह से स्ट्रेस, दबाव, चिंताएं उनकी बढ़ गई। जिस धड़कन का इलाज करने जो पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई, देखो, और जो से अपने घर वापस आने के लिए निकल पड़े, मोटर में बैठे और जिस गति से वो पहले गए थे दोस्तों उसकी डबल गति से वो वापस आने चल पड़े। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। देखो, तेज रफ्तार होने के कारण इंजन भी धड़क धड़क करता था और लेखक की धड़कन भी वह धड़क धड़क कर रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दुनी रफ्तार से वापस आए। जिस रफ्तार से वो गए उससे कई ज़्यादा रफ्तार से वो घर वापस चले आए, केवल परेशानियों के कारण। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक था, बदस्तूर, ठीक ढंग से। देखो दोस्तों, केवल भ्रम। लेखक ने जो चटखनी लगाई थी तो लगाई या नहीं वो भूल गए, तो मामूली कारण की वजह से वो अपना सारा आनंद छोड़कर, उनका पूर्ण विश्राम छोड़कर
दुगुनी मोटर की रफ्तार से घर वापस आ गए और जब वो देखते तो खिड़कियां ठीक ढंग से बंद थी। देखो मैंने ही वह लगाई थी। अब उन्हें सोचा कि मैंने ही लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ना शुरू हो गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। देखो दोस्तों, जिस शब्द के आगे जैसे विश्राम, इसके आगे लगा पूर्ण, तो वह भयावह हो जाता है कि हमें शंका आ जाती है कि पूर्ण विश्राम मिलेगा या नहीं भी। तो जिस प्रकार लेखक केवल छोटी सी परेशानी के कारण खिड़की की चटखनी लगी है या नहीं, लगी तो थी पर केवल भूल गए, विस्मरण हुआ, अगर खुली रह गई तो न जाने क्या हो सकता है। तो ऐसी वातावरण, ऐसी गंभीर परिस्थिति आने के बाद वो परिस्थिति जो भयावह होती है, उसे लेखक ने कहा कि जिसके आगे शब्द के आगे जब पूर्ण शब्द आ जाता है तो परिस्थितियां पूर्ण भयावह हो जाती है। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद हमें यह पता चलता है कि आजकल के जीवन में बहुत भागदौड़ होती है और ऐसी भागदौड़ में पूर्ण विश्राम करना भी बहुत जरूरी होता है सेहत के लिए। लेकिन ऐसे क्षण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों, जैसे लेखक को मिला था, फिर वह उसका पूरा आनंद उठा ना पाए। जैसे कि लेखक पूर्ण विश्राम करने के लिए झोप बीच पर चले गए, लेकिन वहां जाकर घर की उलझनों के कारण उन्हें पूर्ण विश्राम नहीं मिल पाया। यही बात इन्होंने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यही उचित समझा कि यह पूर्ण विश्राम कभी जिंदगी में हमें मिलता ही नहीं। जब कभी ऐसे पल मिल भी जाते हैं तो हमारे घरेलू उलझनों के कारण उनका आनंद हम नहीं उठा पाते। दोस्तों, हम उलझनों में ऐसे उलझते जाते हैं कि विश्राम करना नामुमकिन हो जाता है, कठिन हो जाता है, और यही कहानी का मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों, लेखक ने इस कहानी में यही समझाया है कि जीवन की जो आपाधापी है, परिस्थितियां हैं, भागदौड़ है, तो इतने भागदौड़ में पूर्ण विश्राम करने के लिए अगर समय निकाला भी तो परेशानी का बोझ हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है, उसका चक्रव्यूह, इससे हम निकल नहीं पाते। दोस्तों, हर कोई बात बड़ी उलझन हमारी बन जाती है। तो यही बात लेखक के होने के कारण वह सारा अपना आनंद, चौपाटी का आनंद छोड़कर फिर से घर वापस चले आते हैं। दोस्तों, तो लेखक ने यही कहा है कि उनका कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि हमें फुर्सत मिलने के लिए बहुत समय का इंतजार करना पड़ता है। अगर फुर्सत मिली भी तो हम उसका समय का आनंद उठा पाए या नहीं, यह समय उसकी परिस्थिति पर निर्भर है। तो यही मूल उद्देश्य है, लेखक ने इसमें समझाया है। यह कहानी का वीडियो जो है आप अच्छी तरह से देखो, उसकी पढ़ाई करो, किताब का अध्ययन करो, उस पर जो मैं कृति पत्रिका देने वाला हूँ उसके स्वाध्याय, रचना पाठ, गृहपाठ अपने वही पर अंदर लिख लो, ताकि स्कूल शुरू होने के बाद हम उसे चेक कर सकें। दोस्तों, धन्यवाद।